तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू। एक दिन मेरी याद में तड़पेगा वो, एक दिन मेरी कब्र पर आएगा वो। अरे ये क्या बोल रही हो अंकिता तुम? सोच कर बोला करो। मैंने सुना ऐसे गुस्सा नहीं करता। अच्छा जी मैं हारा चलू मान जाओ ना। डेस्क पर किताब खोले प्रेम वीडियो कॉल पर अपनी गर्लफ्रेंड अंकिता से बातें कर रहा था। अंकिता और प्रेम के रिलेशन को आज पूरे 4 साल हो गए थे और अपनी एनिवर्सरी के दिन ही प्रेम अंकिता से मिलने ना जा पाया। ऐसे में अंकिता का नाराज होना तो भाई लाजमी था। तुम हमारे एनिवर्सरी पर पहुंची नहीं प्रेम। अब ये मत कहना कि रोड पर ट्रैफिक था, ये था, वो था। जिसको मिलना होता है ना वो आ ही जाता है। बैंगलोर की ट्रैफिक में तुम लाइब्रेरी तो आराम से पहुंच जाती हो। ये कहकर गुस्से में अंकिता फोन रख देती है। 2 घंटे बाद, बेबी आई लव यू। अपने कमरे में पढ़ाई कर रही अंकिता को अपने घर के बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो जैसे ही बालकनी में जाती है तो देखती है कि नीचे प्रेम खड़ा है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं थी बेबी, क्लास में अचानक ही सर ने टेस्ट स्टार्ट करवा दिया और उसके बीच में मुझे पता ही नहीं चला कि कब 7 बज गए। वैसे अभी तक 12 नहीं बजे है तो एनिवर्सरी खत्म नहीं हुई है बेबी। प्रेम अंकिता के घर जाता है और दोनों एक साथ डिनर करते हैं। यहाँ प्रेम को अपने घर पर ना पाकर उसके पेरेंट्स बड़े घबरा जाते हैं और वो अंकिता को फ़ोन लगाते हैं। तुम्हारे यहाँ आया है क्या प्रेम? हद करने लगा है आजकल ये लड़का भी। बताना तो चाहिए था ना, तू समझाना बेटा उसे। मैं तो घबराई गई थी। और इस तरह अंकिता और प्रेम का प्यार उफान पर था कि एक दिन जब प्रेम फ़ोन पर बातें करते हुए घर लौटता है तो राकेश कहता है, पढ़ाई तो चलती रहेगी, अब मुझे लगता है तुम दोनों की शादी कर देनी चाहिए। देखता हूँ मैं, आधे से ज़्यादा ध्यान तुम्हारा वीडियो कॉल पर ही रहता है। ऐसे तो पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी और उम्र बढ़ती जाएगी सो अलग। लड़कियाँ एक उम्र तक ही दुल्हन बनती अच्छी लगती है। अब 30-32 की उम्र में तुम लोगों की नौकरी होगी तो उस वक्त शादी करोगे क्या? मैं आज ही अंकिता के घर वालों से बात कर लेती हूँ। जो पढ़ाई वहाँ हो रही है वो यहाँ हो जाएगी। अब शादी निपटा कर हम भी फ्री हो जाए भाई। और ऐसा ही होता है। प्रेम और अंकिता के परिवार वाले फौरन इस बात पर राजी हो जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। दहेज में 2 गाड़ी भरकर किताबें लिए अंकिता अपने ससुराल पहुंचती है। ये अच्छा है, देवरानी जी को पढ़ने बुलाया गया है। काम कौन करेगा? उसके लिए तो मैं ही हूँ। उस रात सारी रस्मों के बाद सभी अपने अपने कमरों में जाते हैं। शादी के चक्कर में पढ़ाई काफ़ी लैप्स हो गई ना अंकिता? हाँ प्रेम, हो तो गई, बट कर भी क्या सकते थे। घर वाले इतना प्रेशर कर रहे थे। पर तुम टेंशन ना लो, अब तो हम साथ में हैं तो जो टाइम एक दूसरे से बात करने में लगाती थी वो पढ़ाई में लगा पाएंगे और रात को रिवीजन हो जाएगा। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लगता है इसीलिए मेरा रीजनिंग का कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा। अगली सुबह रोज की तरह टाइमली उठकर प्रेम और अंकिता अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं कि कुछ देर बाद रानी उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है। प्रेम दरवाज़ा खोलता है। ओहो, तो पढ़ाई शढ़ाई हो रही है। अच्छी बात है देवरानी साहिबा, पर कुछ देर के लिए किताबों को टाटा बाय बाय करना होगा। क्यों? वो क्यों भाभी? मेरा बस चले तो मैं सभी को वापस भेज दूं, पर ऐसा नहीं कर सकती ना अंकिता। रस्म तो रस्म है। चलो अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। मुंह दिखाई की रस्म करने के बाद जैसे ही अंकिता अपने कमरे में जाने लगती है, रानी अपनी सास के पास जाकर उनसे कहती है, मम्मी जी, पहली रसोई की रस्म तो हुई नहीं। अरे हाँ, बहुत सही कहा, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। पर रहने देना, क्या फ़र्क पड़ता है। उसे अभी पढ़ाई भी करनी होगी। जब वो चाय नाश्ता लेने बाहर आए ना तो उसी वक्त उससे चाय बना लेंगे, हो जाएगी पहली रसोई। ऐसे कैसे हो जाएगी पहली रसोई मम्मी जी? मैं यहाँ कुत्ते की तरह काम करूँ और नई बहू आराम करें। रानी सीधा अपने पति के पास जाती है। तैयार है ना आप नई बहू के हाथ का खाना खाने के लिए? बहुत कहते थे ना आप कि मैं एक ही खाना रोज़ रोज़ बनाती हूँ जिसे खाकर आप बोर हो गए हैं। अब नई बहू से कीजिए फरमाइशें, वो खिलाएगी रोज़ नई नई डिशेस आपको। हाँ, अब तो मुझे मेरी नई बहू ही खिलाएगी। आज तो अंकिता ही पहली रसोई बनाएगी ना। तो वो कहाँ है भाई? कब बन रहा है खाना? आप भी ना, यहीं आ जाएगा क्या खाना? जाइए ज़रा बहू के पास, 2 बातें कीजिए। वो बेचारी भी तो नहीं है इस घर में, सामने से आकर अपनी जेठ से बात तो नहीं करेगी ना। रानी की बात सुनकर सूरज अंकिता के पास जाता है। क्या हो रहा है? आज क्या खिलाने वाली हो अपने जेठ को? जो आप बोले भैया। तुम्हारे जेठ का मन सिर्फ कचौरियों से खुश होता है। कचौरियाँ खिला दे बेटा। जी।
सूरज की बात अंकिता टाल भी नहीं पाती और जाकर सभी के लिए कचौड़ियाँ बनाती है। 1-2 दिन और मैनेज करना पड़ेगा। जब सारे मेहमान वापस चले जाएंगे फिर ही मैं पढ़ पाऊंगी। अभी तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सही कहा अंकिता तुमने। शादी के बाद ना थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ता है। मैंने देखा तुम सभी के लिए गिफ्ट्स निकाल रही थी। मेरे लिए भी कुछ लाई हो कि नहीं तुम्हारे मायके से? भाई बताओ, 2 गाड़ियां भर के चीजें आई, मुझे लगा उसमें जिठाने के लिए कुछ तो जरूर होगा। खुद का तो कुछ सामान लेकर आई ही नहीं हूँ मैं भाभी। उन गाड़ियों में ना मेरी किताबें थी। किताबों का रोना तो ऐसे रो रही है जैसे अगले ही महीने IAS का एग्जाम पास कर लेगी। अंकिता पढ़ाई शुरू ना कर अपनी पहली रसोई करने के बाद सभी मेहमानों के जाने का इंतजाम करना शुरू कर देती है। 2 दिन बाद सारे मेहमान भी लौट गए और शादी भी अच्छी तरह पूर्ण हो गई। ध्यान से सुनो, अब तुम दोनों का दिमाग बस पढ़ाई पर होना चाहिए, क्योंकि शादी हमने इसीलिए तो की थी। अब मन लगा कर पढ़ो और जल्द से जल्द अच्छा रिजल्ट ला कर दिखाओ हमें। बिल्कुल पापा जी। और अंकिता तुम किसी चीज़ की फिक्र मत करो, मैं तो हूँ ही यहाँ सब कुछ संभालने के लिए, है ना। सब कुछ वैसा हो जाता है जैसा कि अंकिता और प्रेम ने सोचा था। सुबह सुबह रोज़ की तरह रानी उठती है, सभी के लिए नाश्ता बनाने लगती है। क्या फ़ायदा हुआ इस शादी से मेरा? पहले 5 लोगों का खाना बना रही थी, अब 6 लोगों का खाना बनाना है। ज़िंदगी झंड हो चुकी है। क्या करेंगी भाभी, आपको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। कमला से कुछ छुपाए क्या? देख रही हूँ मैं, जिस दिन से आप इस घर में आए ली है ना, सब कुछ संभाल के रखा है आपने। एक पैर पर यहाँ से वहाँ। नई बहू से आपकी भी तो कुछ उम्मीदें होंगी, कुछ इच्छाएं होंगी, ख्वाहिशें होंगी, पर यहाँ तो सब कुछ धरा का धरा रह गया। अरे पढ़ना ही था तो अपने घर पर पढ़ती, यहाँ ससुराल आकर क्यों करनी है पढ़ाई? अरे शादी के बाद पढ़ाई होती है क्या कमला? ये सब तो चोंचले हैं, बहाने हैं काम से बचने के। मैं जब इस घर में आई थी ना तो 2 गाड़ियां भर का सामान लेकर आई थी। बाहर रखा हुआ सोफा, टीवी, कूलर सब कुछ मेरे घर से आया हुआ है। और मैडम क्या लेकर आई हैं? किताबें। पहले प्रेम के कमरे में एक तिनका भी रख देती थी ना तो वो चिढ़ जाता था, और अब महारानी ने दोनों के दोनों अलमारी अपनी किताबों से भर दी है। तब तो प्रेम के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। यही तो अपने पराये का फर्क पता चल जाता है। अपने बेटे की तरह समझा हमेशा मैंने प्रेम को, और उसने क्या किया? वहीचना भाभी, मेरी आंखों से थोड़ी ना छुपा है। भाग भाग कर टिफ़िन देना, भैया की पसंद नापसंद का ख्याल रखना, सब कुछ आप ही ने तो किया है। खैर अभी तो परिवार एक ही है, जो माँ जी कहेंगी आपको सुनना ही पड़ेगा। और इसी तरह दिन निकलने लगते हैं। सुबह उठकर अंकिता और प्रेम लाइब्रेरी चले जाते और फिर सीधा दोपहर में खाना खाने ही लौटते। भाभी जल्दी से लंच दे दो, हमें निकलना है। हाँ हाँ देवर जी अभी लाई। वैसे मैं क्या कह रही थी प्रेम, कि तुम तो लाइब्रेरी जाते ही हो, साथ में अंकिता को क्यों ले जाते हो? हमारे घर में कौन सा कोई शोरगुल होता है? हाँ, आने जाने में कम समय बर्बाद नहीं होता। इतने में तो तुम 2 चैप्टर रिवाइज भी कर लोगी अंकिता। इसे घर पर ही छोड़ दिया करो ना, वो अपना कमरा बंद करके बैठकर आराम से पढ़ती रहेगी। बात में दम तो है आपकी भाभी, पर घर में पढ़ाई कहाँ होती है? अरे क्यों नहीं होती? अभी मेरे कजिन ने सरकारी नौकरी निकाली है, वो तो बेचारा जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहा था। अरे करने वाला तैयारी कहीं भी कर सकता है। इतनी धूप में अंकिता बार बार घर आना, लाइब्रेरी जाना करती है, इसीलिए रंग भी देखो कैसा हो गया है। पढ़ाई करनी है पर शरीर का ख्याल भी तो रखना है ना। रानी ठीक कह रही अंकिता, अब तुम घर से ही तैयारी करो, और कुछ ज़रूरत हुई तो रात को प्रेम आ ही जाएगा। और अपना दिमाग लगाकर रानी अंकिता को घर पर ही रहने पर मजबूर कर देती है। एक शाम जब शोभा और राकेश हॉल में बैठे हुए थे, रानी जानबूझकर कॉफ़ी का कप लेकर अपनी देवरानी के कमरे में जाते हुए कहती है, मैं ये कॉफ़ी अंकिता को पकड़ाने के बाद आप लोगों की चाय बना देती हूँ पापा जी। मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। अरे तो फिर क्या ज़रूरत है इतना काम करने की बहू, ज़रा आराम कर ले। सब अगर आराम ही करेंगे तो काम कौन करेगा पापा जी? वैसे भी ना कमला आजकल नहीं आ रही है, और अंकिता को भी तो काम करने को नहीं कह सकती, वो भी तो बेचारी पड़ती है ना। अच्छा मैं ना उसे ये कॉफ़ी देकर आती हूँ, वरना ठंडी होगी तो वो पिएगी नहीं और मुझे फिर से बनानी पड़ेगी। ये कहकर रानी अपने देवरानी के कमरे में चली जाती है। ये तो हद है, ये क्या बात हुई कि वो कोई काम नहीं करेगी? पढ़ाई कर रही है अंकिता, समझ में आता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो खुद से उठकर कॉफ़ी भी नहीं लगी। यहाँ जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं 3 वक्त का खाना खुद बनाते हैं और उसके बाद पढ़ाई भी कर लेते हैं, और यहाँ अंकिता को बैठे बैठे हाथ में खाने की थाली पकड़ाई जाती है। इस सब में सारा प्रेशर रानी पर आ रहा है शोभा जी।
किसी एक पर सारा बोझ डालना सही नहीं है। आप अंकिता से बात कीजिए और उसे कहिए कि रात का खाना ज़रा देख लिया करे वो। ऐसे भी शादी को 6 महीने हो गए, 6 महीने तक तो अकेले फ्रीली पड़ी है वो, कोई रिजल्ट तो दिखा नहीं। छुप कर रानी ये सारी बातें सुन रही थी और अपने प्लान के पूरे होने पर मन ही मन खुश हो रही थी। यहाँ एक तलवार अंकिता की गर्दन पर लटकनी शुरू हुई थी तो दूसरी प्रेम की गर्दन पर भी लटकनी शुरू हो जाती है रात को खाने के टेबल पर। ये तेरा दूसरा अटेम्प्ट था ना? 7th अटेम्प्ट था भैया। वही तो, ये BCD ग्रेड की नौकरी के लिए 7 अटेम्प्ट कर लिए तुमने, तो और कब तक अटेम्प्ट करना चाहते हो? जब तक उम्र पार ना हो जाए तब तक? ये सब ढकोसलेबाजी छोड़ो और बिजनेस में लग जाओ। एक तो हम जनरल कैटेगरी के लोग हैं, कट ऑफ इतना हाई हो जाता है कि ऐसे भी नहीं होने वाली नौकरी, तो कोशिश मत करो। जितना तुम्हें ट्राई करना था तुमने कर लिया। नहीं भैया, इस बार तो A ग्रेड ऑफिसर बन जाता, बस .25 से रह गया। कभी .25 से, कभी .50 से, ये तो चलता ही रहेगा। खैर इतने दिन बर्दाश्त किया है तो 1 महीना और सही। दे दो एग्ज़ाम, देख लेते हैं कौन सा झंडा गाड़ लेते हो तुम। और अब हर तीसरे दिन प्रेम को अपने घर वालों से ताने सुनने मिलते हैं। समझाइए इस लड़के को शुभा जी, ऐसे बैग उठाकर लाइब्रेरी जाने से नौकरी नहीं लगती। अगर नौकरी लगनी होती तो इतने साल में लग चुकी होती। पता नहीं वहाँ जाकर पढ़ाई भी करता है या झक मारता है। मुफ्त की रोटियाँ मिलेगी तो फालतू के शौक तो पनपेंगे ही। कोई ज़रूरत नहीं है लाड साहब आपको अब तैयारी करने की, यह सब छोड़िए और दुकान संभालिए। घर पर खर्च भी लगता है, आपकी पढ़ाई पर भी जो पैसा जा रहा है वो दुकान से ही आ रहा है, तो दुकान पर भी ज़रा समय दीजिए। पापा सही कह रहा है। कौन सी पढ़ाई कर रहा है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और हमारी बातों का बुरा मत मान, नौकरी मान ले तुझे लग भी गई तो ज़्यादा से ज़्यादा तुझे 70,000 मिल जाएंगे। अरे दुकान पर बैठे 2-3 लाख उठा लेंगे दोनों भाई मिलकर। और धीरे धीरे प्रेम पर इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि वो पढ़ाई छोड़ने की सोच लेता है। एक रात वो अंकिता से कहता है, अब मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा अंकिता, क्योंकि अब हम दोनों का खर्च मुझे उठाना होगा और उसके लिए मुझे दुकान संभालना होगा। पर तुम पढ़ाई करोगी घर पर, जिस भी काम का प्रेशर आएगा वो काम तुम्हारे बदले मैं करूँगा या एक कुक रख दूंगा, पर तुम्हारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। तुम्हें जो भी चाहिए, जो कुछ भी, मुझे कहो और सब कुछ भूल कर बस पढ़ाई में लग जाओ। तुम्हें अपना सपना छोड़ना पड़ रहा है प्रेम, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि तुम्हारा ये सपना मैं पूरा करके दिखाऊंगी। और ऐसा ही होता है। अगले दिन से प्रेम अपने भाई और पापा के साथ दुकान जाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर सूरज और राकेश तो बड़े खुश हो जाते हैं। ये हुई ना बात, अब आया तू लाइन पर। अब देखना कैसे तेरी वैल्यू पूरे मार्केट में डबल हो जाती है। कहाँ तू एक कैबिन में पंखे के नीचे जीवन गुजारता, और कहाँ ये AC में बैठना, स्टाफ तुम्हारा काम करेगा और तू बस बैठकर पैसे छापेगा। यहाँ प्रेम दिन रात अपने दुकान में काम करके दुकान का टर्नओवर बढ़ाता जाता है। वहाँ अंकिता रात रात भर पढ़ाई कर प्रेम के सपने को पूरा करने में लगी रहती है। रात को दुकान से लौटने के बाद, चलो अंकिता जल्दी से नोट्स दिखाओ, क्या क्या रिवीजन बाकी है तुम्हारा, मैं करवा देता हूँ। सुबह 8 बजे जाते हो तुम, रात को 12 बजे आते हो, और उसके बाद भी तुम मेरा रिवीजन करवाना चाहते हो। इतना प्रेशर मत लो प्रेम। अरे कुछ दिन की तो बात है अंकिता, उसके बाद तो तुम ऑफिसर बन जाओगी। फिर ये सब लोग जो तुम्हारी पढ़ाई को वेस्ट समझ रहे थे ना, उन्हें समझ में आएगी तुम्हारी कदर। 1 साल बाद हाथ में मिठाई का डब्बा लिए भागता हुआ प्रेम अपने घर आता है। अरे क्या हो गया बेटा, दुकान में कोई बहुत बड़ा फायदा हो गया क्या? मम्मी, हमारी अंकिता बहुत बड़ी अफसर बन गई है, अब पूरे शहर में कोई भी टेंडर उसकी मर्जी के बिना पास नहीं हो पाएगा। क्या ऑफिसर बन गई अंकिता? मुझे पता ही था। कम मेहनत की है क्या मैंने उसके पीछे? भाग भाग कर हाथ में खाना पकड़वाना, चाय देना, उसके कपड़े धोना, क्या नहीं किया मैंने उसके लिए। अपनी बेटी की तरह उसे वो सारी फ्रीडम दी ताकि बेचारी पढ़ सके। मैं ना अभी जाकर मोहल्ले में मिठाई बांटती हूँ। वैसे अंकिता है कहाँ? रानी अंकिता के पास जाती है। अंकिता, तुम तो जानती हो कि मेरा भाई टेंडर का काम करता है, तो उसकी टेंडर निकलवाने में मदद कर दोगी? बता देना क्या कोटेशन डालना है, डाल देगा वो। पापा जी की दुकान है इतनी बड़ी, इतने बड़े दुकान के होते हुए भी आपके भाई की कभी मदद नहीं हो पाई। पता है क्यों भाभी? क्योंकि नौकरी, खास करके सरकारी, एक अलग ही वैल्यू रखती है। यहाँ सिर्फ सैलरी नहीं, पोजीशन आपका गुरूर होता है। और जहाँ तक रही टेंडर पास करवाने की बात, तो मेरी ज्वाइनिंग 15 दिनों के बाद है, तब की तब देखते हैं। अंकिता के ऑफिसर बनने की बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और सभी अंकिता के घर के बाहर भीड़ लगा लेते हैं। अरे भाई, कोई हमें भी तो मिलाओ वीडियो मैडम से।
हाँ हाँ आंटी जी, आपको क्यों नहीं मिलाएंगी, बहू तो आपकी भी लगती है। खून पसीना एक कर दिया था मैंने अपनी अंकिता के पीछे, और भगवान की कृपा हो गई कि आखिर में वो इतनी बड़ी अफसर बन गई। श्रेय ससुराल वालों को भी मिलना चाहिए। हमने पढ़ने की इजाज़त दी तब तो ये दिन आया, वरना आजकल किस घर में बहू को इतना पढ़ाया जाता है। चलिए नौकरी लग गई, अब हम टेंशन फ्री हो गए। मैं तो इस लड़के को भी कह रहा था 1-2 बार और अटेम्प्ट दे दे तो ये भी बन जाता अफसर, पर इसे तो अपनी बीवी को ऑफिसर बनाना था। अरे हटो हटो भाई, मीडिया वाले आ रहे हैं। मैं दूंगी इंटरव्यू। ये दुनिया कभी नहीं बदल सकती। और यही है जीवन की सच्चाई कि जब हम किसी चीज़ को पाने में लगे हुए होते हैं तो बहुत लोग हमें गिराने आते हैं और उस वक्त कोई हमारी मदद नहीं करता, पर जैसे ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं सभी अपने आप हमारे शुभचिंतक बन जाते हैं। अरे क्या यार मम्मी, आपकी बेटी आज फर्स्ट आई है क्लास में और आप पार्टी देने के लिए मुझे चौहान के ढाबे पर लेकर आए हो। आपको तो ना बस ढाबे पर खाना खाने का बहाना चाहिए होता है। अब किसी की शादी हो, एंगेजमेंट हो, बर्थडे हो, आपको बस चौहान का ढाबा याद आ जाता है। अरे बेटा, मुझे चौहान के ढाबे से नहीं बल्कि इसके ढाबे पर मिलने वाले खाने से प्यार है। अब तो खुद ही देख ले, बंदा आंख बंद करके भी बता सकता है कि कौन सा खाना टेबल पर आया है। ये खाने से आ रही खुशबू मेरा मूड बना देती है। इस खुशबू के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अरे मम्मी यार, एक से बढ़कर एक फूडी देखे मैंने दुनिया में, लेकिन आपका अलग ही चल रहा है। इन्हें ढाबे के खाने का क्रेज़ है, लोग 5 स्टार में खाना खाने जाते हैं। मीनी की माँ अम्बा को ढाबे और हलवाई के हाथ का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, इतना कि उसे मौका मिल जाए तो वो हर रोज़ आकर ढाबे पर ही खाना खाए। किसी की शादी पार्टी होती तो अम्बा अगले दिन खाने के लिए भी टिफ़िन में सब्जी भरवा कर लेकर जाती, जिसके कारण उसका पति और बच्चे बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते। लेकिन अम्बा वो तो जैसे अपनी आदत से मजबूर थी। हाय कान्हा जी, आपकी कृपा से घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बेटा बेटी दोनों पढ़ाई में होशियार हैं और दोनों की नौकरी भी लग गई है। अब बस एक अच्छी सी बहू दिला दो, मेरा तो उद्धार हो जाएगा। मम्मी, बहू तो आपको मिल ही जाएगी। अब आप भगवान जी से मांग ही रही हो ना, तो ये मांगो कि आपको आपकी पसंद की बहू मिल जाए जो बिल्कुल हलवाई जैसा खाना बनाना जानती हो, ताकि आपको शादी पार्टियों में जाकर टिफ़िन भरवा कर लाने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आपकी बहू रोज़ आपके लिए घर पर ही ढाबे वाला टेस्टी खाना बना दे। हाँ, बात तो तेरी बिल्कुल सही है बेटा, तूने बहुत सही आइडिया दिया। अब मेरे बाद तो यह घर अनंत की बीवी को ही संभालना है, और बहू चुनते समय ही अगर सावधानी बरती जाए तो मेरा आने वाला जीवन बड़ा सुख से बीत सकता है। तो बिल्कुल ठीक कहती है। मैं अभी पंडित जी को फ़ोन करके बोलती हूँ कि उन्हीं लड़कियों का रिश्ता लेकर आए जिनके पिता हलवाई या ढाबे वाले हो। मेरी शादी हो रही है या मजाक चल रहा है? अब मेरी अनपढ़ हलवाई से शादी करोगे आप? अरे खाना खाना है तो आप बाहर जाकर ढाबे पर खा लो, मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो? अरे बेटा, ऐसा किसने कहा कि हलवाई की बेटी अनपढ़ होगी? अरे आजकल मॉडर्न ज़माना है, मजदूरी करने वाले भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और हलवाइयों को क्यों तुम किसी से कम समझते हो? अच्छा पैसा कमाते हैं ये ढाबे वाले और हलवाई भी, उनके बच्चे कोई ऐसे वैसे नहीं होते। तू चिंता ना कर बेटा, तेरे लिए तो मैं हीरा चुन के लाऊंगी हीरा। तू सारी ज़िंदगी अपनी माँ को धन्यवाद बोलेगा। हर गुण में निपुण होगी तेरी पत्नी। आजकल की लड़कियों की तरह नहीं कि खाने को देखकर मुंह बिचकाती है। अब तेरी बीवी खुश होकर तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाएगी तुझे, तब देखना कैसे माँ को याद करेगा। माँ, ये तुम्हारे मुंगेरी लाल के सपने ना मुझे नहीं लगता कभी सच होने वाले हैं। खैर, आप अपनी तरफ से कोशिश कर लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अम्बा ने जल्दी ही अपने बेटे आनंद के लिए लड़की ढूंढने की कोशिश तेज कर दी। कुछ दिनों के बाद पंडित जी एक लड़की नताशा का रिश्ता लेकर उनके घर आते हैं। देखिए बहन जी, ऐसा रिश्ता लेकर आया हूँ ना कि आप और आपका बेटा दोनों ही प्रसन्न हो जाएंगे। अरे पंडित जी, तो देर किस बात की, जल्दी से खोलिए अपना पिटारा और दिखाइए लड़की की तस्वीर। जी हाँ बहन जी, ये देखिए ये लड़की है। लड़की का नाम है नताशा, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई है, M.Com तक पढ़ाई की है लड़की ने। इतना ही नहीं, खाना बनाने में तो लड़की इतनी परफेक्ट है कि किसी होटल का शेफ़ भी फेल हो जाए। और इनके पिताजी शहर के जाने माने हलवाई हैं, बड़ी बड़ी शादी पार्टियों के ऑर्डर लेते हैं। ऐसा वैसा मत समझिएगा, बहुत अच्छा परिवार है, लेने देने में भी कोई कमी नहीं रखेंगे। आप समझिए पैसे वाली पार्टी है। अच्छा, तो हलवाइयों के पास इतना पैसा होता है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरे बेटा, तुम हलवाइयों को हल्के में ले रहे हो क्या? एक फंक्शन का 50,000 लेते हैं। अभी हमारे नाती का कर्ण छेदन संस्कार हुआ, 50,000 रुपये दिए थे हलवाई को।
नताशा घर में सभी को पसंद आ गई थी और जब से अम्मा ने सुना था कि नताशा शहर के सबसे बड़े हलवाई की बेटी है, उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसकी तो जैसे कि मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई थी। इसलिए बिना देरी किए अनंत की शादी नताशा से हो जाती है और शादी के बाद नताशा अपने ससुराल आ जाती है। नताशा बेटा, देखो हम तो तुम्हें साफ साफ बता दे रहे हैं, खाने पीने के ना हम ना बड़े शौकीन हैं और यही वजह रही है कि हमने तुम्हें देखकर एक ही नज़र में पसंद कर लिया था। पंडित जी ने बताया था कि तुम्हें खाना बनाने और खिलाने का बड़ा शौक़ है, तो बेटा बिना देर किए रसोई में जाओ और अपने हाथ का जादू चलाओ। भाई हम तो तरस रहे हैं तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए। क्यों नहीं मम्मी जी, मैं अभी आपके लिए स्पेशल खाना बना कर लाती हूँ। आप आज मेरी पहली रसोई का खाना खाकर उंगलियां चाटती रह जाएंगी, कभी भूलेंगी नहीं आप ये खाना। बहू नताशा खुशी खुशी रसोई में जाती है और लगभग 2 घंटे के बाद रसोई से बाहर आती है। मम्मी जी, सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, खाना तैयार है। नताशा की बात सुनकर उसके सास ससुर, पति, ननद सभी लोग आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही अम्बा खाने का ढक्कन खोलती है, खुशी से सभी के चेहरे की रंगत ही बदल जाती है। क्या खुशबू है, खाने की खुशबू ने ही मेरा दिल जीत लिया। मैं तो गारंटी से कह सकती हूँ कि ये छोले, मटर पनीर और पुलाव सब बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। अरे मम्मी जी, आप खाकर तो बताइए, बिना खाए ऐसे कैसे? नहीं बेटा, तेरी सास ने ये बाल धूप में खड़े होकर सफ़ेद नहीं किए। अरे अनुभवी लोग हैं हम, खुशबू से बता सकते हैं कि खाने में कितना दम है। तू तो बस मेरी थाली में जल्दी से खाना सर्व कर दे, मैं तो आज जमकर खाने वाली हूँ। वाकई खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। नताशा ने भी खुशी खुशी सबकी थाली में खाना परोसा और सभी ने उंगलियां चाट चाट कर जी भर कर खाना खाया। मुझे लग रहा है मम्मी की बात एकदम सही थी। अरे भाई, तुम ऐसा खाना बनाओगी ना तो मैं तो रोज़ अपनी भूख से ज़्यादा खाना खा लूँगा, और फिर ये मेरी जो फिटनेस दिखाई दे रही है ना, इसकी जगह बड़ी सी थून दिखाई देगी कुछ दिन में। अरे बेटा, बड़े भाग्य से मिलती है इतना अच्छा खाना बनाने वाली बहू है। और भाई मैं तो आज अपनी बहू को बढ़िया सा शगुन भी देने वाली हूँ। सास अम्बा बहू नताशा के बनाए खाने से बड़ी खुश थी, इसलिए वो शगुन में उसे सोने की बालियां और 11,000 रुपये देती है कुछ देर बाद। अरे बहू, खाना तो सबने खा लिया ना बेटा? हाँ मम्मी जी, खाना तो सब लोग खा चुके। तो फिर ये रसोई में इतना सारा खाना कैसे बचा हुआ है? कितना खाना बना दिया था बेटा? मम्मी जी, वो क्या है ना, मुझे 5-7 लोगों का खाना बनाने की आदत तो है नहीं। मैंने तो पापा से कम 30-35 लोगों का खाना बनाना ही सीखा है। अब उससे कम खाना बनाने से ना मेरा सारा रेशियो ही गड़बड़ हो जाता है, तो मैंने 35 लोगों का खाना बना दिया है। अरे बेटा, इतना सारा खाना? मुझे लग रहा है मैं पूरे मोहल्ले में बांट दूंगी ना, तब भी बच जाएगा। बेटा तू ऐसे खाना बनाएगी तब तो चल चुका हमारा घर है। अच्छा चल, कोई बात नहीं, आज तेरा पहला दिन है, आज तेरी सारी गलतियाँ माफ़, लेकिन आगे से ख्याल रखना है। अगले दिन देख बेटा, अब जैसे तूने कल 30 लोगों का खाना बना कर रखा था ना, आज मत बनाना। अरे हम 5 लोग हैं घर में, तुम 5 लोगों का खाना बनाया करो। और देखो, कोशिश करोगी ना तो रेशियो वेशियो सब सेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है मम्मी जी, मैं कोशिश करूँगी। अम्बा के समझाने के बाद भी नताशा के हाथ से रोज़ाना खाना ज़्यादा ही बनता, लेकिन खाने की खुशबू और टेस्ट इतना दमदार होता कि बेचारी अम्बा उसके आगे बहू से कुछ कह भी ना पाती। ऐसे ही रोज़ रोज़ मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, हरियाली पनीर मसाला खाते खाते धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद, अनंत बेटा, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तू डॉक्टर के पास ले चल। हाय हाय, अरे कई दिन से ना हल्का हल्का दर्द था, मुझे लगा बदहज़मी होगी, नींबू पानी पीने से ठीक हो जाएगा, लेकिन बेटा ये तो बढ़ता ही जा रहा है। अरे मम्मी, आपको दर्द था तो पहले बताना चाहिए था। चलिए आपको डॉक्टर को दिखा लाते हैं। अम्बा डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे कई तरह के टेस्ट करने की हिदायत देते हैं। टेस्ट का रिपोर्ट आने के बाद, अम्बा जी, आपको लीवर फैटी हो गया है। लीवर फैटी होने का मतलब समझती हैं आप? नहीं डॉक्टर साहब, हमें तो ये सब डॉक्टरी भाषा समझ में नहीं आती, आप ही बताओ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा तेल मसाला खा रही हैं, जिसने आपका लीवर बिगाड़ दिया है, बहुत बुरी असर की है लीवर पर। अगर आप चाहती है कि आपका शरीर बढ़ती उम्र के साथ आराम से चलता रहे, तो सबसे पहले आप अपनी डाइट सुधारिए, हैं? बिल्कुल सादा खाना खाइए, बाहर का खाना जितना हो सके आपको अवॉइड करना है। पूरी, पराठा, तेल मसाला समझ लीजिए ज़हर है आपके लिए।
और इस उम्र में अगर एक बार आपका लीवर ख़राब हो गया ना तो सुधारने के चांसेस भी बहुत कम है। और कर लीजिए ढाबे वाली से शादी, अपने घर को ही ढाबा बना कर रख दिया आपकी बहू ने। अरे मैंने तो कितनी बार कहने की कोशिश की है कि ये इतना तेल मसाले वाला खाना रोज़ रोज़ खाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस घर में कोई मेरी सुने तब ना। और मम्मी, इन सब में ना सबसे बड़ी गलती आपकी है। आपको कुछ होश भी है कि घर में क्या चल रहा है? रोज़ बड़े बड़े भगोने भर के सब्जी वेस्ट हो रही है, क्योंकि आपकी बहू को तो 5 लोगों का खाना बनाना आता नहीं। उसको 5 लोगों का कहो तो वो 15 लोगों का खाना बना कर रख देती है। जितना आप लोगों से खाया जाता है आप खाते हो और बाकी सारा बाहर जानवरों के आगे डाल देती हो। चाहे कोई भी सब्जी हो, सब्जी के अंदर तेल तो ऐसे तैर रहा होता है कि उसमें डूबकर आदमी स्नान कर ले, और इतने मसाले कि नुक्कड़ तक उनकी खुशबू महसूस होती है। इसमें ना कोई बहुत तारीफ वाली बात नहीं है मम्मी कि आपकी बहू के हाथ के बने खाने से खुशबू 2 किलोमीटर दूर तक महसूस होती है। आप ये सोचिए ना कि उसने इतना मसाला डाला है तभी तो इतनी खुशबू आ रही है। इतना ही नहीं, 1 महीने के अंदर 20 लीटर तेल इस्तेमाल किया है नताशा बहू ने। 25,000 का राशन इस्तेमाल हो चुका है, और मसाले तो बहू ऐसे चट कर जाती है जैसे छोटे बच्चे चॉकलेट। आज तो सिर्फ तुम्हारा लीवर ख़राब हुआ है, वो दिन दूर नहीं जब हम सब हॉस्पिटल के अंदर ही नज़र आएंगे, और फिर तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ उबला हुआ खाना मिलेगा। खाने की खुशबू सूंघकर बहुत आहा आहा करती हो ना, फिर खुशबू सूंघकर ही काम चलाना पड़ेगा। मुझसे गलती हो गई बेटा, माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था मेरी इस ज़ुबान के चस्के की कीमत मुझे इस तरह से चुकानी पड़ेगी। कहाँ है बहू, बुलाओ उसे। मैं कह देती हूँ कि आज के बाद ये हलवाई वाला खाना अब और नहीं बनाना। लेकिन उससे कुछ और बनाना आता भी कहाँ है। नहीं नहीं मम्मी जी, आपसे किसने कहा कि मुझे इस हलवाई वाले खाने के अलावा कुछ और बनाना नहीं आता? मुझे सब कुछ बनाना आता है, और हम अपने घर में रोज़ तला भुना खाना थोड़ी ना खाते हैं। अरे भाई, हलवाई भी अपने घर में तो सिंपल खाना ही खाते हैं। वो तो आपने ही शादी के पहले दिन ज़ोर देकर कहा ना कि आपको हलवाइयों वाला स्पेशल खाना खाने का बहुत शौक़ है, और मैं वैसा ही खाना बनाकर आपको खिलाया करूं। इसीलिए मैं ऐसा खाना आपके लिए बना रही थी। तो ये सब जो तुम बनाती थी तुम नहीं खाते थे क्या? ऐसा खाना रोज़ रोज़ कौन खाता है? मुझे बीमार होने का शौक़ थोड़ी ना है। मैं तो अपने लिए बिना तेल मसाले वाला सादा खाना बनाती थी। ये सब तो मैं आपके लिए बनाया करती थी। बहू की बात सुनकर अब तो घर में सभी लोग अपना सर पीट लेते हैं। ठीक है बेटा, बहुत बना लिया रसोई को ढाबा। अब तुम इसे फिर से रसोई बना दो, और मेहरबानी करके अब सादा खाना बनाना, ताकि मेरी तरह किसी और को अस्पताल के दर्शन ना करने पड़े बेटा। जेठानी और देवरानी की खट्टी मीठी नोक-झोंक तो आपने कई बार देखी ही होगी। कई बार उनके झगड़े भी सुने होंगे, क्योंकि अगर जेठानी देवरानी के रिश्ते में ये चीज़ें ना हो तो उस रिश्ते में और ससुराल में मज़ा नहीं आता। अब हमारी दिव्या और सोनिया को ही ले लीजिए, जब देखो बस एक दूसरे से नोक झोंक ही करती रहती है। अरे अब इतना सब बनाया ही था तो मेरे लिए 1 कप चाय भी बना ही देती। क्या भाभी, अब खुद के लिए चाय तो आप बना ही सकती है ना। और वैसे भी थोड़ा तो काम कर लिया करिए, आपका वजन बढ़ता जा रहा है। क्या मेरा वजन बढ़ रहा है? तुम अगर काम करती हो तो मैं भी इस घर का आधा काम करती हूँ। हाँ तो बना लीजिए अपने लिए चाय, पूरा कप। मैं चलती हूँ, मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है। किस एंगल से ये मेरी देवरानी है? बस नाम की इससे बड़ी हूँ मैं, बाकी बात तो ये मेरी कोई नहीं मानती। दिव्या और सोनिया, जेठानी और देवरानी तो थी, लेकिन सोनिया दिव्या की एक भी बात नहीं मानती थी। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग ही थी। पता नहीं, सूरज शायद गलत दिशा से उग गया हो कि सोनिया दिव्या से इतनी तमीज से और प्यार से पेश आ रही थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। अरे सुनिए, ये आप मत लीजिए, ये पराठे मैंने स्पेशल भाभी के लिए बनाए हैं। किसके लिए? दिव्या भाभी के लिए। किसके लिए? लगता है मेरे कान खराब हो गए हैं। मैंने कहा कि ये पराठे मैंने स्पेशली दिव्या भाभी के लिए बनाए हैं। क्यों इतना शॉक्ड हो रहा है ऐसे? अरे कहीं इसमें जमाल गोटा तो नहीं डाल दिया तूने? अरे आप कैसी बात कर रही हैं माँ जी? मैं क्यों दिव्या भाभी के खाने में जमाल गोटा डालने लगी? अरे बीमार पड़े उनके दुश्मन। अरे तुम अपने बारे में क्यों बोल रही हो बीमार होने का? हाँ, कुछ भी मत बोलिए। मैं क्यों अपनी इतनी स्वीट सी जेठानी की दुश्मन होने लगी भला? यहाँ आओ जरा, यहाँ आओ। क्या कर रहे हैं आप? अरे चेक कर रहा हूँ कहीं बुखार तो नहीं है ना। ऐसी अजीब सी बातें कर रही हो। 1 मिनट, कहीं सर पे कोई चोट बोट तो नहीं लगी तुम्हें? आओ मैं देख लेता हूँ। मजाक मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
मजाक मैं कर रहा हूँ या तुम? क्या हो गया है तुम्हें? तुम सामने रखा पानी भी भाभी को मुश्किल से देती हो। आज उनके लिए स्पेशल पराठे बनाए। अरे वो तो मैं ही मूर्ख थी जिसे हीरे की परख नहीं थी, लेकिन अब ना मेरी आंखें खुल गई हैं। किसकी आंखें खुल गई हैं? अरे इस मूर्ख की भाभी, मेरा मतलब है सोनिया की। उसने स्पेशली आपके लिए पराठे बनाए हैं। क्या? मेरे लिए? कुछ भी मत बोलिए देवर जी। जरूर इसने ढेर सारी मिर्ची डाली होगी, तभी ये सब कह रही है। अरे भाभी आपकी कसम, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। आप खा कर तो देखिए। देखा देखा, कसम भी मेरी झूठी खा रही है। 1 मिनट रुकिए, ये देखिए, मैं आपको ये खाकर दिखाती हूँ। मैंने सच में आपके लिए ये स्पेशल पनीर की पराठे और कॉफ़ी बनाई है। अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं भाभी, ये सच है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन ये सच में बदल गई है भाई। आइए ना भाभी, बैठिए ना, नाश्ता कर लीजिए। आइए आइए। हाँ हाँ, मैं आती हूँ ना अचार लेकर। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं हूँ ना, मैं ले आती हूँ अचार। वाह, ये तो बिल्कुल ही बदल गई है। गीता से बिल्कुल सीता हो गई है। हाँ, इतना प्यार देखकर तो मुझे रोना आ रहा है। सोनिया के अचानक बदले हुए अवतार ने सबको हैरान कर दिया था। पहले तो सबको लगा कि ये सिर्फ 1-2 दिन के लिए है, लेकिन जब सोनिया ने सच में दिव्या के प्रति अब अपना बर्ताव बदल दिया था, तो उसे देखकर उसका सारा ससुराल अब हैरान था। क्या तुम दिव्या का जन्मदिन मनाना चाहती हो? सच में? हाँ, और उनके लिए केक भी लाऊंगी और तोहफे भी। इतना तो आज तक मैंने भी नहीं किया सोनिया, जितना तुम कर रही हो। हाँ, तुम भाभी के लिए इतना सब कर रही हो। अगली बार दिव्या के जन्मदिन पर इसने करेले और टिंडे बनाए थे, बोलो, और आज तोहफे, केक और खुद खाना बनाने को कह रही है। अरे माँ जी, पहले मुझे भाभी की कीमत नहीं पता थी, उनकी अहमियत का एहसास नहीं था, लेकिन इस साल आप देखिएगा मैं उनके लिए क्या क्या करती हूँ। इतनी खुशी भैया, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। ये सब हम दोनों से ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दिव्या तो देखकर कहीं पागल ही ना हो जाए। सोनिया ने दिव्या के लिए उसके जन्मदिन पर खूब सारी तैयारियां की। उसके लिए केक लाने से लेकर तोहफे लाने और खाना भी बनाना, सब कुछ उसने अकेले किया था। तो बताओ, कैसा लगा तुम्हें ये सब? ये सब मेरे लिए किया है आपने? हाँ, किया तो तुम्हारे जन्मदिन के लिए ही है, लेकिन मैंने नहीं किया है। अच्छा, तो माँ जी ने किया है ये सब? नहीं, माँ ने भी नहीं किया। ये सब तुम्हारे लिए अकेले सोनिया ने किया है। क्या? मजाक मत कीजिए आप। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में ये सब अकेले सोनिया ने तुम्हारे लिए किया है। उसने ही हम सबसे कहा कि वो तुम्हारा जन्मदिन मनाना चाहती है, और उसी ने ये सारी तैयारियां की है। उसने ये सब मेरे लिए किया? आप सच कह रहे हैं? हाँ भाभी, भैया सच कह रहे हैं। ये सब सोनिया ने आपके लिए किया है। ये सारी तैयारियां भी उसी ने आपके लिए की है। अरे और कोई कहता ना तो मैं उन पे विश्वास नहीं करती, लेकिन उसने ये सब मेरे सामने ही किया है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो भाभी। तो कैसा लगा आपको ये सब? ये तो बहुत सुंदर है सच में सोनिया। अरे अभी तो ये तोहफे भी बाकी है, इसे तो खोलिए। अरे ये तो वही कंगन है जो मुझे पसंद आए थे, लेकिन मैंने आपको लेने नहीं दिए थे। और ये पायल भी वही है जो मैंने आपसे छीन ली थी, इसलिए आज मैंने वो सब आपको तोहफे में दिया है जो भी आपको पसंद था। आज से जो मेरा है वो आपका है भाभी। सोनिया, तुम्हारा ये प्यार देखकर मैं सच में बहुत खुश हो गई हूँ। भाभी, आज तक मैंने जो भी किया है उसे मन में मत रखिएगा। आज से हम दोनों बहनों की तरह हैं। जो मेरा हिस्सा है वो आपका भी है। हाँ, और जो मेरे पास है वो भी मैं तुम्हारे साथ बांट कर ही चलूँगी सोनिया। इसलिए मैं आज मेरे जन्मदिन पर आप सबसे एक बहुत बड़ी बात शेयर करना चाहती हूँ। फाइनली भाभी वो बात कह रही है। मैं तो कब से इंतज़ार कर रही थी, जब से मैंने वो बात सुनी थी। हाँ, यही नंबर है लॉटरी का। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरे हाथ में 25 लाख की लॉटरी की टिकट है, लेकिन ये ना मैं किसी को नहीं बताऊंगी, वरना नजर लग जाएगी। इसे तो मैं संभाल के रख दूंगी। अरे सोनिया बहू, कहाँ गुम हो गई? दिव्या बहू एक बहुत बड़ी बात बताने वाली है। जी मुझे पता है। तुम्हें पता है? अब मेरा मतलब है कि मुझे पता है कि भाभी कुछ कह रही है, तो बड़ी बात ही होगी।
मैं आप सबको ना कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं बस अभी आई अपने कमरे से लेकर। ज़रूर भाभी लॉटरी टिकट लेने गई होंगी। वाह सोनिया, तूने सही वक्त पे भाभी को पटा लिया, नहीं तो इस लॉटरी के पैसे से तुझे वो एक फूटी कौड़ी नहीं देती। मैं इतने दिनों से उनके लिए ये सब कर रही हूँ, इसी लॉटरी की वजह से तो। और आज तो मैंने उन्हें सब अपना कीमती सामान भी दे दिया। खैर कोई नहीं, लॉटरी के पैसों से मैं और भी बहुत कुछ ले लूँगी। 25 लाख, उसमें से भाभी मुझे आधी तो दे ही देंगी। क्या बात है सोनिया, तुम बड़ी खुश लग रही हो। आज लॉटरी लग गई है ना मेरी माँ जी। लॉटरी? अरे आज भाभी का जन्मदिन है ना, और हम दोनों एक साथ भी हो गए तो लॉटरी ही लग गई ना हमारी। हाँ, वो इनके साथ तो हमारी भी लग गई लॉटरी। दोनों साथ में अब कभी नहीं लड़ेंगी। ये लो दिव्या भी आ गई। पता नहीं क्या लेकर आई है ये हाथ में। खजाना है माँ जी, खजाना। माँ जी, मैं आप सबको ये दिखाना चाहती हूँ। ये कौन सा कागज़ है दिव्या बहू? माँ जी, ये मैंने डोनेशन का चेक बनाया है। अब जैसे सोनिया ने कहा कि आज से सब कुछ आधा आधा है, तो आधा ये भर देगी और आधा मैं। हाँ हाँ भाभी, हम सब आधा आधा ले लेंगे। आइए ना, चिंता मत कीजिए। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी देवरानी कितनी अच्छी है। आपको पता है, कुछ दिन पहले मेरी सहेली की 25 लाख की लॉटरी लगी थी, लेकिन उसने अपनी देवरानी को एक फूटी कौड़ी नहीं दी। लेकिन मैं तो अब से सोनिया के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। ये डोनेशन भी हम दोनों आधा आधा करेंगे। जैसे उसने मुझे ये सारा सामान दे दिया। क्या आपकी सहेली की लॉटरी लगी थी? हाँ, क्यों? अरे इससे क्या हुआ? लगता है खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही इससे। हाँ ये बात तो है, आज इसने सब कुछ दे दिया, अपना सामान भी और डोनेशन भी। हाँ, इसकी तो लगता है लग गई है। क्या? अरे लॉटरी, और क्या? मेरी तो सच में लग गई है। लॉटरी नहीं, वाट। तो आपकी लॉटरी लगी क्या? कैलाश और घनश्याम बचपन के दोस्त थे। दोनों ने अपना पूरा बचपन साथ में बिताया था। लेकिन अपने बिजनेस के चक्कर में घनश्याम दूसरे शहर में रहने चला गया और कई सालों तक दोनों दोस्तों की आपस में कभी मुलाकात नहीं हुई। कैलाश के घर में उसकी पत्नी के अलावा एक बेटी सीमा और बेटा देवेश था। वहीं घनश्याम के परिवार में उसकी पत्नी दीपा और बेटी रूपाली और एक बेटा दीपक था। दोनों दोस्त फोन पर एक दूसरे से काफी बातें करते रहते थे, लेकिन दोनों के परिवार एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। घनश्याम ने अपने बिजनेस में बहुत तरक्की कर ली थी और वो काफी पैसे वाला बन गया। वहीं दूसरी तरफ कैलाश एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर था और उसका परिवार मिडिल क्लास था। कई सालों के बाद घनश्याम ने वापस अपने पुराने शहर में जाकर अपने दोस्त कैलाश से मिलने के बारे में सोचा। घनश्याम जैसे ही इतने सालों के बाद उनके घर पहुंचा तो उसे देखकर कैलाश और उसकी पत्नी रुक्मिणी बेहद खुश हुए। जानता है, एक अरसा बीत गया तुझे देखे, कभी अपने दोस्त की याद नहीं आई। आ जाओ मेरे यार, गले लग जा। अब शिकायतें मत कर, अब बस बैठकर बातें करेंगे और खाना खाएंगे। क्यों भाभी? बिल्कुल भाई साहब, आपका दोस्त कब से आपकी इंतज़ार में बैठा था। 2 दिन से मेरी जान खा रहे हैं। इन्हें सब पता है कि आपको खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं। अरे इतने सालों का इंतजार पूरा हुआ है। मेरा जिगरी दोस्त लौट कर आया है। भाई इनसे मिल, यह है मेरी बेटी सीमा और बेटा देवेश। वाह बे वाह, बड़ी सुंदर बेटी है तुम्हारी, और बेटा तो बिल्कुल भाभी पर गया है, हीरो लगता है दिखने में। अब अंदर भी आएंगे या यहीं दरवाजे पर पूरे परिवार का परिचय करवा देंगी? क्या भाभी, अब जब इसने अपने परिवार से मिलवा दिया तो मुझे भी तो ये मौका दीजिए। यह है मेरी पत्नी दीपा, बेटी रूपाली और बेटा दीपक। बच्चे तो तुम्हारे भी हीरो हीरोइन से कम नहीं है, बड़े प्यारे बच्चे हैं। आओ आओ बेटा, अंदर आ जाओ। दोनों दोस्तों के परिवार कई वर्षों के बाद एक दूसरे से मिले थे। सबने साथ में मिलकर खाना खाया और अच्छा समय व्यतीत किया। शाम के वक्त जब चारों बच्चे घूमने के लिए बाहर चले गए, घनश्याम, रुक्मिणी, दीपा और कैलाश बैठकर आपस में बातें करने लगे। बस यार, जिंदगी में बहुत पैसे कमा लिए, अब बेटे और बेटी की शादी ठीक से हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक कहते हो दोस्त,
मुझे भी अपने बच्चों के लिए अच्छे जीवन साथी की तलाश है। बेटी को अच्छा पति और घर में एक अच्छी बहू आ जाए बस। वैसे अगर आप लोग बुरा ना माने तो मेरे दिल में एक बात थी। हाँ हाँ कहिए ना भाभी, क्या बात है? हम सब एक ही परिवार के तो लोग हैं, कोई किसी की बात का बुरा क्यों मानेगा? अब देखिए ना, मेरी बेटी सीमा आपके घर की बहू बन जाए और आपकी बेटी रूपाली हमारे घर की, तो कैसा रहेगा? अगर सच में ऐसा होगा तो खूब मजा आ जाएगा। बचपन के दोस्त रिश्तेदार बन जाएंगे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। देख दोस्त, बुरा मत मानना, लेकिन तेरे और मेरे परिवार की स्थिति में बहुत फर्क है। मैं एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से हूँ और तू इतना बड़ा बिजनेसमैन। देख दोस्त, दोबारा ऐसी बात मत करना। उसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से सीमा की शादी दीपक से और रूपाली की शादी देवेश से हो जाती है। रूपाली जब अपने ससुराल विदा होकर आती है तो उसके साथ खूब सारा दहेज आता है। सोने के गहनों से लेकर घर का सारा सामान घनश्याम ने अपनी बेटी को दिया था। वहीं दूसरी तरफ जब सीमा घर पहुंचती है तो उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर घनश्याम की पत्नी ने सीमा को ताने मारना शुरू कर दिया। अरे सीमा बहू, इस बार तुम रक्षाबंधन पर अपने मायके गई थी तो तुम्हारी माँ ने सोने की कोई चीज नहीं दी। तुमने देखा, जब रूपाली आई थी तो तुम्हारे पूरे परिवार के लिए मैंने सोने की चीजें भेजी थी। मम्मी जी, आप तो जानती हैं मेरे पापा के पास उतने पैसे नहीं हैं। अरे मुझे लगा कैलाश भाई साहब दोस्ती की आड़ में हमसे धोखा नहीं करेंगे, कुछ तो देंगे अपनी बेटी को। अरे जब देखो खाली हाथ टरका देते हैं। अरे दीपा, ये कैसे बात कर रही हो भाई? क्या बात हो गई? आप तो रहने ही दीजिए, ये सब आपकी दोस्ती के चक्कर में हुआ है। उधर रूपाली के घर में, अरे बेटा, इतना सब अपने मायके से क्यों लेकर आती हो? हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना मम्मी जी, माँ मानती ही नहीं है, जब भी आती हूँ ये सब रख देती हैं। अच्छा चलो, वो सब ठीक है। अब ये सुनाओ, तुम खुशखबरी कब सुना रही हो? अरे मम्मी जी, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़े दिन तो आराम से रहने दो। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सीमा को अब रोज रोज दीपा के ताने सुनने पड़ते थे। धीरे धीरे दीपा ने अपनी बहू सीमा को दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया और दीपक ने भी इन सब में उसका साथ देना शुरू कर दिया। दीपक, आप मम्मी जी को समझाइए ना, वो मुझे रोज दहेज के लिए ताने मारती हैं। देखो सीमा, मम्मी जो भी कहती है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब उन्हें भी तो अपनी हैसियत के हिसाब से लोगों को दिखाना पड़ता है ना, कि बहू ने अपने घर से क्या लाया क्या नहीं। दीपक, आप ये कैसे बात कर रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। मेरी बहन यहाँ से भर भर कर सोना ले जाती है, तुम्हारे मायके वालों की तो मौज आ गई बैठे बिठाए। अपनी सास और पति की बातें सुनकर सीमा को बहुत दुख होता है। बात बात पर वो उसे परेशान करते हैं। वो अपनी माँ को फ़ोन करती है और उनसे इस बारे में बात करती है। माँ, मैं इस घर में खुश नहीं हूँ, ये लोग मुझे हर बात पर ताना देते हैं। मेरी सास और दीपक ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। लेकिन ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ऐसे कैसे वो मेरी बेटी को परेशान कर सकते हैं? तुम चिंता ना करो। हाँ माँ, आप ही कुछ करिए। अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसी हालत में इन लोगों की बातें सुन सुनकर मेरी तबीयत खराब होने लगती है। क्या? तू प्रेग्नेंट है बेटा? लेकिन ये बात तू अब बता रही है। खैर, तू अपना ध्यान रखना, मैं कुछ करती हूँ। अपनी बेटी से बात करने के बाद रुक्मिणी का मन गुस्से से भर जाता है। वो अपने बेटे देवेश को बुलाती है। क्या हुआ माँ? तू बस अपनी बीवी के पास बैठे रहना। तुझे अपनी बहन की जरा भी फिक्र है या नहीं? लेकिन माँ, हुआ क्या है? वो दीपक और उसकी माँ ने तेरी बहन का जीना मुश्किल किया हुआ है। दहेज मांगते हैं हमारी बेटी से। तेरे पापा की दोस्ती ना होती उस घर से तो मैं अच्छी तरह सबक सिखाती उन लोगों को। अगर ऐसा है तो उन लोगों ने बहुत गलत किया। माँ, हमें कुछ करना चाहिए। देख बेटा, वो लोग इस घर की बेटी को परेशान कर रहे हैं और उनकी बेटी हमारे घर की बहू है। इस नाते अब हम उससे परेशान करेंगे, तब उन लोगों को अकल आएगी। हाँ माँ, बात तो आपकी सही है। अब आप देखती जाओ कैसे सबक सिखाता हूँ मैं इन लोगों को।
क्या करने वाले थे देवेश और रुक्मिणी? क्या था उनका प्लान? क्या दीपा समझेगी या टूटेगी दोनों परिवारों के बीच दोस्ती? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। नीलिमा जी की 2 बहुएं थी, बड़ी बहू राधिका और छोटी बहू अनन्या। राधिका बहुत ही सरल स्वभाव की और घर को संभालने वाली लड़की थी, लेकिन अनन्या काफी नखरे वाली। राधिका को जहाँ किसी भी चीज से कोई तकलीफ नहीं थी, वहीं अनन्या को हर चीज में मीन मेख निकालने की आदत थी। नीलिमा जी के दोनों बेटे गौरव और रजत बड़े ही सीधे स्वभाव के थे। गौरव राधिका से बहुत खुश था, लेकिन रजत अनन्या की हर चीज में नखरे लगाने की आदत से काफी परेशान था। लेकिन वो चाहकर भी अनन्या से कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन जब नीलिमा जी अपने एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ से लौट कर आई, तो अपने रिश्तेदार के घर की बातें अपनी बहुओं को बताने लगी। जानती हो राधिका, अनन्या चाचा जी के बेटे की बहू बड़ी सुंदर है। अरे मैं तो उनके यहाँ शादी में जा ही नहीं पाई, तो मैंने तो उसे पहली बार ही देखा। आप ठीक कहती है मम्मी जी, मैंने उसकी ना फोटो देखी थी, फोटो में तो बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन फोटो से ज़्यादा तो वो असली में सुंदर लगती है। मैं तो उसकी सुंदरता को देखती ही रह गई। क्या मम्मी जी, चाचा जी की बेटी की बहू और मेरा मायका पास पास ही है। बचपन से देख रही हूँ मैं उसे। उसकी नाक कुछ ज़्यादा तीखी नहीं है? नहीं नहीं, मुझे तो लगता है उसकी नाक बड़ी सुंदर है, आंखें तो हिरनी जैसी है। आप लोगों को तो बंदरिया भी सुंदर लगती है, मुझे वो किसी एंगल से अच्छी नहीं लगती। पता नहीं आपको उसमें क्या अच्छा लगा। अगले दिन नीलिमा की पड़ोसन कांता अपनी बेटी की शादी की शॉपिंग करके आती है और जो साड़ियाँ वो खरीद कर लाई थी वो नीलिमा को दिखाने उसके घर आती है। देखो ना नीलिमा बहन, कैसी है साड़ी, अच्छी तो है ना? मेरी बेटी की शादी है, मैं चाहती हूँ कुछ भी कमी ना रहे। अरे वाह कांता बहन, साड़ियाँ तो बहुत सुंदर है। कौन सी दुकान से लेकर आई हैं आप? अगली बार मैं भी वहीं से लेकर आऊँगी। मैं जानती हूँ आपकी साड़ियों की पसंद बहुत अच्छी है। नीलिमा जी, आप रोज़ इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनती हैं ना, बस इसीलिए तो आपकी राय लेने चली आई। देखिए, अगर इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं है ना तो आप बता सकती है, मैं वापस कर दूँगी। दुकान वाले से पहले ही बात कर ली है मैंने। देखिए, मैं आपका मन रखने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये साड़ियाँ वाकई में बहुत खूबसूरत है और आपकी बेटी पर तो बहुत अच्छी लगेंगी। अरे राधिका बहू, अनन्या बहू, तुम भी आजकल के ज़माने की लड़कियां हो, ज़रा देखकर बताओ ना सही से, साड़ियाँ अच्छी तो है ना? वाह आंटी, ऐसा लगता है जैसे आप पूरा का पूरा नया कलेक्शन उठाकर ले आई हैं। साड़ियाँ बहुत खूबसूरत है। वैसे आंटी, ये सारी साड़ी आपने कहाँ से खरीदी? वो मेन मार्केट में नया शोरूम खुला है ना, बस वहीं से। मैंने सुना था वहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा है। क्या आंटी जी, आप भी लोगों की बातों में आ गई। और वैसे भी आप जिन साड़ियों को नए फैशन के समझ रही हैं ना, बहुत ओल्ड फैशन है। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? अब देखिए ना, इस तरह के कलर कौन पहनता है? मुझे तो लगता है आपको ये सारी साड़ियाँ वापस दे देनी चाहिए। मुझे तो इनमें से एक भी पसंद नहीं आई। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? हर एक साड़ी 5-5 हज़ार की खरीदी है मैंने। ओह, फिर तो और भी बुरा हुआ। ऐसी साड़ियाँ तो आज से 10 साल पहले मेरी मम्मी पहना करती थी। इसके लिए आपको नए शोरूम जाने की क्या ज़रूरत थी? किसी भी पुरानी दुकान से खरीद लाती। अनन्या की बात सुनकर कांता जी का चेहरा उतर जाता है और वो सारी साड़ियाँ लेकर वापस चली जाती है। लेकिन नीलिमा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कुछ दिनों के बाद, अच्छा राधिका, अनन्या, मेरी एक सहेली ने नया रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है और आज शाम को हमें खाना खाने के लिए बुलाया है, तो तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। ठीक है मम्मी जी। ठीक है मम्मी जी, हम आपके साथ चलते हैं। कितने बजे चलना है? बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम वहाँ पर चलते हैं। नीलिमा अपनी दोनों बहुओं राधिका और अनन्या के साथ अपनी सहेली के नए रेस्टोरेंट पहुँचती है। अरे आओ आओ नीलिमा जी, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। ये देखिए, मेरे बेटे ने नया होटल शुरू किया है और आज उद्घाटन के मौके पर आप हमारा खाना खाएंगी। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी बहू हैं, बड़ी बहू राधिका और छोटी बहू नीलिमा। आओ बेटा, तुम भी आओ। वैसे रेस्टोरेंट का इंटीरियर तो आपने बहुत ही अच्छा करवाया है। कोई नए ज़माने का इंटीरियर डिज़ाइनर लिया था क्या? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। आप तो इस उम्र में भी सब कुछ समझती हैं। मम्मी जी कुछ नहीं समझती, बस गूगल करके ना सारी चीज़ें देखती रहती है, वहीं से पता चल जाता है। मेरी बहू की ना मजाक करने की आदत है।
कोई बात नहीं, अच्छा है ना, सास बहू के बीच मजाक चलता रहना चाहिए, माहौल हल्का रहता है। आइए आइए, आप लोग खाना खाइए। वाह आंटी, खाना तो बहुत ही टेस्टी है, पूरा का पूरा इंडियन खाना है और मुझे इंडियन खाना बहुत पसंद है। राधिका बिल्कुल ठीक कह रही है, इंडियन खाने की तो बात ही कुछ और है। आजकल तो सारे रेस्टोरेंट में वेस्टर्न खाना मिलता है। मुझे लगता है लोग तो पुराने खाने की तरफ ही लौट रहे हैं। मेरे बेटे का भी यही कहना है कि जो खाना हम त्योहारों पर अपने घर में बनाते हैं, अगर वही हम अपने रेस्टोरेंट में परोसना शुरू करें तो कुछ नया हो सकता है। वैसे सच बताओ, खाने का स्वाद कैसा है? आंटी खाना बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल वैसा जैसा हम दिवाली पर अपने घर बनाते हैं। क्या राधिका भाभी, आपकी बिना लोगों का दिल रखने की आदत नहीं गई? क्या मतलब? अरे बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए आंटी जी, ये खीर जो आपने बनवाई है, ये खराब दूध से बनी है क्या? अरे ऐसा क्यों कह रही हो बहू? आज तो हमारे होटल का उद्घाटन है, हम ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? और अपने कस्टमर को पहले ही दिन खराब खाना खिलाकर हमें अपना होटल बंद थोड़ी ना करना है। क्या हुआ अनन्या बहू, तुम्हें खीर अच्छी नहीं लगी क्या? अरे मम्मी जी, इसमें अच्छा लगने वाली क्या बात है? इस खीर का स्वाद ना खट्टा है। अब जहाँ तक मुझे पता था खीर तो मीठी होती है, लेकिन लगता है आंटी जी ने कुछ नया ही फ्लेवर डलवा दिया है। नहीं नहीं बेटा, इतने लोगों ने खाना खाया है, वैसे बाकी किसी को तो खीर खट्टी नहीं लगी। अरे आंटी, लेकिन मैं कह रही हूँ ना, अब ये खीर किसी और कस्टमर को मत परोसना, नहीं तो इसे खाकर कोई कस्टमर वापस नहीं आने वाला आपके होटल में। अरे चुप करो अनन्या, क्या कह रही हो तुम? खीर तो बिल्कुल ठीक है। अरे मम्मी जी, आप भी ना सब लोगों की सब चीज़ की तारीफ़ करती रहती हैं। अब देखिए, झूठी तारीफ़ करने से बेहतर होता है कि लोगों को सच्चाई बता दी जाए। अरे मैंने झूठी तारीफ नहीं की बहू, खीर वाकई में बहुत अच्छी है, और ख़राब दूध की बनी हुई तो बिल्कुल भी नहीं। अब जैसी आपकी मर्ज़ी। वैसे आंटी जी, ये खीर अब दूसरे कस्टमर को मत खिलाना, वरना पहले ही दिन आपका होटल बंद हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। इतना कहकर अनन्या वहाँ से चली जाती है। सब लोग उसका मुंह देखते रह जाते हैं। क्या हर चीज़ में मीन मेख निकालने की अनन्या की आदत बदलेगी, या ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से अनन्या को इस बात का एहसास हो जाएगा कि हर चीज़ में कमियां ढूंढना सही नहीं। नीलिमा जी की बहू अनन्या के सामने चाहे किसी भी चीज़ की तारीफ कर लो, वो हमेशा उसकी बुराई ही करती थी, क्योंकि उसके हिसाब से कोई चीज़ अच्छी होती ही नहीं थी, चाहे वो कोई खाने की चीज़ हो या पहनने का कोई कपड़ा। अनन्या की इस आदत की वजह से नीलिमा जी बहुत परेशान थी, लेकिन वो चाहकर भी अनन्या को कुछ समझा नहीं पा रही थी। कुछ दिनों के बाद अनन्या की जेठानी राधिका प्रेग्नेंट हो गई। मैं बहुत खुश हूँ, अब मेरी राधिका बहू का एक छोटा सा बच्चा इस घर में आ जाएगा, और कुछ वक्त के बाद अनन्या का भी। क्यों अनन्या, तुम भी प्लान कर रही हो ना? वैसे मम्मी जी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन घर में ना एक साथ दो दो बच्चे आ गए तो हम सब परेशान हो जाएंगे। पहले जेठानी जी के बच्चे को आ जाने दीजिए, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगी। बस मम्मी, अनन्या ठीक कह रही है, पहले भाभी की डिलीवरी ठीक से हो जाए, उसके बाद हम अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे। मम्मी जी, मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मेरे मायके से मेरी मम्मी ने कुछ लड्डू भेजे थे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हें वो लड्डू खाने चाहिए, वो तुम्हारी मम्मी का प्यार है। जब वो लड्डू ख़त्म हो जाए तो बताना, मैं भी तुम्हारे लिए लड्डू बनाऊंगी। वैसे भाभी, आपकी मम्मी को लड्डू भेजने की क्या ज़रूरत थी? आजकल तो लड्डू बाज़ार में मिल जाते हैं। बात तुम्हारी सही है अनन्या, लेकिन घर के बने लड्डुओं का जो स्वाद होता है ना, उसका तो कहना ही क्या। अब बिल्कुल ठीक कह रही हो मम्मी, और राधिका की मम्मी तो बहुत ही अच्छे लड्डू बनाती है। मैं जब भी अपने ससुराल जाता हूँ ना, मुझे खूब लड्डू खाने को मिलते हैं। अरे वाह, क्या बात है! भाभी के मायके के लड्डू की तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ हो रही है। ज़रा मैं भी तो खा कर देखूँ। तुम रहने दो अनन्या, वो लड्डू भाभी की प्रेगनेंसी में खाने के लिए आए हैं। अरे देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, घर का कोई भी मेंबर वो लड्डू खा सकता है। वैसे माँ ने भी ना बहुत सारे लड्डू भेजे हैं, मैं कहाँ इतने खा पाऊँगी। मैं आप लोगों के लिए अभी लेकर आती हूँ। राधिका सब लोगों के लिए प्लेट में लड्डू लेकर आती है, सब लड्डू खाने लगते हैं। मैं तो अपनी सासू माँ के हाथ के लड्डुओं का पहले ही दीवाना हूँ भाई, कमाल के स्वादिष्ट लड्डू बनाए। आप ठीक कहते हैं भैया, भाभी की माँ सच में बहुत अच्छे लड्डू बनाती है। अरे मैं तो पहले ही जानती थी, जब हम राधिका को देखने उनके घर गए थे ना, तब भी उन्होंने अपने हाथ से बनाए हुए लड्डू हमें खिलाए थे।
हाँ मम्मी, मुझे भी अच्छी तरह से याद है। और मम्मी ने आपसे कहा था कि वो लड्डू मैंने बनाए हैं। राधिका की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। आप लोग लड्डू की इतनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब भाभी की माँ बूढ़ी हो गई है ना, उनके हाथों में वो स्वाद नहीं रहा। अरे लेकिन इस पे प्रॉब्लम क्या है? लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आपको नहीं लगता इस पे जो बादाम पड़े हैं उनका स्वाद कड़वा है, और किशमिश उस पर भी हल्की सी स्मेल आ रही है। मुझे तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगे। खाने के बाद ना उल्टी जैसा मन हो रहा है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो अनन्या? अरे मम्मी जी, अब मैं तो हमेशा सच ही बोलती हूँ। भाभी, आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तुम्हें लड्डू पसंद नहीं आए तो कोई नहीं, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। वक्त ऐसे ही बीतता जाता है और राधिका 9 महीने के बाद एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी पोती इतनी सुंदर होगी। मम्मी, जब भाभी इतनी सुंदर है तो हमारे घर की बच्ची तो सुंदर होनी ही थी। तो सही कहता है रजत, मेरी पोती ना बिल्कुल मेरी बहू पर गई है, एकदम चांद का टुकड़ा है। थैंक यू मम्मी जी, इस बहाने आपने मेरी भी तारीफ कर दी। अरे मैं तो हमेशा तुम्हारी तारीफ करती हूँ बेटा। थैंक यू राधिका, मुझे इतनी सुंदर बेटी का पापा बनाने के लिए। वैसे मम्मी जी, आपको नहीं लगता इसकी नाक कुछ ज़्यादा ही चपटी है? अगर ऐसी ही नाक बनी रही ना तो आगे जाकर ये बिल्कुल अच्छी नहीं दिखेगी। अरे बहू, बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसके नए नक्श ऐसे ही दिखते हैं। धीरे धीरे बड़ी होगी तो देखना कैसे तीखे नए नक्श बनेंगे मेरी पोती के। मम्मी, ये तो दिल बहलाने वाली बात हुई ना। बुरा मत मानना राधिका भाभी, लेकिन मुझे ना इसके नए नक्श कुछ खास नहीं लग रहे हैं, और रंग भी बहुत दबता हुआ है। देखो अनन्या, मैं जानती हूँ तुम कभी किसी चीज़ की तारीफ नहीं करती, लेकिन प्लीज़ ये मेरी बच्ची है, इसके बारे में ऐसा कुछ मत कहो। अरे भाभी, आप तो बुरा मान गई। मैंने तो बस सच्चाई कही थी। अनन्या बहू, कभी कुछ बातें सुनने और कहने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हें बोलने से पहले थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अनन्या वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। राधिका की बेटी का फंक्शन होता है और घर में मेहमान आते हैं। अरे नीलिमा, बड़ी बहू तो बड़ी ही सुंदर है, और इसकी साड़ी तो देखो। इतनी सुंदर पोती को जन्म दिया है, इसीलिए मैं अपनी बहू के लिए खूबसूरत सी साड़ी लेकर आई थी। और दूसरी बहू कहाँ है? हमने तो उससे कभी देखा ही नहीं, ना ही कभी मिले हैं। आज पहली बार आए हैं ना। अरे वो रही वो जिसने नीले रंग की साड़ी पहनी है। उसे ज़रा इधर तो बुलाइए। नीलिमा अनन्या को अपने पास बुलाती है। अरे ये आपकी छोटी बहू है? कुछ भी कहिए, लेकिन आपकी राधिका बहू बहुत खूबसूरत है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी दोनों ही बहू दिखने में बहुत सुंदर है। मेरे लिए तो दोनों एक जैसी हैं। हाँ, बात आपकी सही है, लेकिन राधिका कितनी गोरी चिट्टी है, तीखे नैन नक्श वाली। उसकी तुलना में छोटी बहू बस ठीक ठाक ही है। मेरे बेटे रजत की पसंद है वो, तो मेरे लिए तो ये दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हुई ना। अब वो आप अपना मन बहलाने के लिए कह रही हैं बहन जी। जैसे कपड़े भी आपकी बड़ी बहू राधा ने ज़्यादा सुंदर पहने हैं। बुरा मत मानिएगा, हम तो जो सच कह रहे हैं वो कह देते हैं। अरे नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। आप घर की बड़ी बुजुर्ग हैं, आप कुछ गलत थोड़ी ना कहेंगी। अरे मम्मी जी, ये रिश्तेदार आपके सामने मेरी बुराई पे बुराई किए जा रहे। मेरे सामने खड़े होकर कह रहे कि मैं अच्छी नहीं दिखती, और आपने इन्हें कुछ कहा नहीं। ऐसी बात नहीं है बहू, मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी तरफदारी कर तो रही थी। लेकिन मम्मी जी, इनको इस तरह से नहीं कहना चाहिए। आखिर मुझ में कमी क्या है? हाँ, मैं मानती हूँ राधिका भाभी मुझसे ज़्यादा अच्छी दिखती हैं, लेकिन इनका इस तरह बात करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो अनन्या, ये बात तो हम भी तुम्हें बार बार समझाते थे, जब तुम किसी भी चीज़ को लेकर उसके सामने उसकी बुराई करने लगती थी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि इन रिश्तेदारों ने जो कुछ भी किया अच्छा किया, आपको मेरी इंसल्ट हुई उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता? ऐसी बात नहीं है अनन्या, उन लोगों ने जो कुछ भी कहा वो गलत था, लेकिन ज़रा सोच कर देखो, तुम भी तो आज तक अपनी लाइफ में यही करती आई हो। यहाँ तक कि राधिका भाभी की बेटी के बारे में भी तुमने तीखे नैन नक्श वगैरह क्या क्या नहीं बोला था। हाँ, वैसे बात तो आपकी ठीक है। मेरी ना आदत पड़ गई थी, जब भी कोई मुझसे कुछ पूछता तो मैं उसे बुराई कहती थी। अब तुम्हें समझ में आया? हाँ रजत, आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ, मैंने जो शर्ट पहनी है ये ठीक है ना?
एक्चुअली मैं 2 शर्ट लेकर आया था और तुमसे पूछना भी चाह रहा था, लेकिन तुम काम में इतनी बिजी थी कि मैं तुमसे बात ही नहीं कर पाया। रजत, मुझे तो ये शर्ट कुछ खास नहीं लगी। इसकी फिटिंग भी अच्छी नहीं है और ये रंग तो बहुत ही गंदा लग रहा है। अनन्या की बात सुनकर रजत हंसने लगता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अनन्या की आदत इतनी जल्दी तो नहीं बदलने वाली।